कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बच्चों। कला एवं वाणिज्य, आपको बता दूं आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अब अर्थशास्त्र एक ही है। अपन ने कल बेटा भाग 2 पढ़ा था, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसमें अपन ने पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं थी, जैसे उपभोग वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, सेवाएं और मशीनरी पूंजीगत वस्तुएं नहीं होता। और अंतिम वस्तुएं पढ़ा था, उसके अंतर्गत अंतिम वस्तुएं भी कितने प्रकार, उनका भी 2 वर्गीकरण में, अंतिम वस्तुओं को भी 2 वर्गीकरण में बांटा गया है। वो है अंतिम उपभोक्ता वस्तु और दूसरा है अंतिम उत्पादक वस्तु। आज अपन पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जो मतलब एक फर्म होता है, वहां पर अपन कच्चा माल लेते हैं और उसको उस कच्चे माल से पुनः कुछ भी निर्माण करके बिक्री के लिए उसे क्या अपन बेचे या खरीदे, तो उससे दोनों ही कार्य होते हैं। तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण के लिए यदि कोई एक फर्म है, उस फर्म में आप बिक्री के लिए आप कुछ खरीदते हो, जैसे कि शर्ट हो गया, कुछ वस्तुएं खरीदना है आपको, बेचना है आपको, तो आप शर्ट के लिए पहले कच्चे रॉ मटेरियल में क्या लोगे बेटा? कच्चे माल में आप पहले आप कपड़ा लोगे, फिर उसके बाद उसका पुनः निर्माण, कपड़े से पुनः निर्माण होगा तो आप शर्ट बनवाओगे, तो उसे क्या कहेंगे? पुनः निर्माण। तब भी कमीजें मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। आप कच्चे माल से कोई वस्तु का निर्माण करते हो और फिर उसे क्या कहोगे आप? तो उसको आप मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे, क्योंकि पुनः बिक्री द्वारा इन कमीजों की मूल्य में वृद्धि की जाती है। यदि कोई फर्म एक कमीज 900 रुपए में बनाएगा, अगर आप कोई वस्तु को, मान लीजिए एक पेन है, आप उसको पेन के लिए पहले आप रॉ मटेरियल लोगे, उसमें आप रिफिल डालोगे, स्याही डालोगे, उसके बाद आप उसको बिक्री के लिए लाओगे, तो आपको वो, आपने अगर उसको 5 रुपए में खरीदा है, अगर आप इंक डालने के बाद उसको बेचोगे तो इंक डालने के बाद मान लो उसका मूल्य 1 रुपए है, इंक का मूल्य, तो कितने का हो गया? 10 रुपए। तो उसको आप कितने में बेचोगे? 10 रुपए में बेचोगे, तो आपको कितना फायदा होगा? 1 रुपए का फायदा होगा। बिक्री द्वारा कमीजों की वृद्धि की जाती है। यदि फर्म एक कमीज 900 रुपए में खरीद कर पुनः 100 रुपए में विक्रय करती है, तो इस प्रक्रिया में 100 रुपए क्या हुई? मूल्य वृद्धि हुई। जैसे पेन में ही 1 रुपए क्या हुआ? वो 1 रुपए भी मूल्य वृद्धि होगा। तो ये हो गया मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, है ना? उसका उदाहरण है, एक फर्म कोई बिक्री के लिए कोई कमीज खरीदता है, तो वस्तु क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, क्योंकि वह पुनः बिक्री द्वारा इन कमीजों के मूल्य में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा या फर्म के कच्चे माल के रूप में दूसरा उसे पुनः बिक्री के लिए क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक फर्म दूसरी फर्म को बिक्री के लिए कमीजें खरीदती है, तब वे कमीजें क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक व्यक्ति है, उसने कच्चा माल खरीदा, उस कच्चे माल को किसी दूसरे व्यक्ति को उसने बेचा, तो इसको क्या कहेंगे? उसने क्या खरीदा? मध्यवर्ती वस्तु। उसने कच्चा माल खरीद के उससे शर्ट्स बनाई, शर्ट्स बेची, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहलाएंगे। फिर उसके बाद कल अपन ने पढ़ा था अंतिम वस्तुएं, पढ़ा था। आज अपन ने पढ़ा मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर होता है? कभी कभी परीक्षा में ये 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। ये वस्तुएं क्या होती हैं? ये वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर होती है। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वे उत्पादन की सीमा रेखा से कैसे होती हैं? बाहर। सीमा रेखा
यहाँ से बाहर होती है, अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। फिर दूसरा है इसका, इन वस्तुओं को पुनः बिक्री नहीं की जाती। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनकी पुनः बिक्री नहीं होती। वैसे ही मध्यवर्ती वस्तुएं, अभी मैंने आपको बताया कि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर, उनकी सीमा के अंतिम प्रयोगकर्ता प्रयोग के लिए उनको क्या करता है, तैयार नहीं है। तो जो ये वस्तुएं हैं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए ये तैयार नहीं है और इन वस्तुओं को पुनः बिक्री की जाती है। इन वस्तुएं जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं इनकी क्या की जाती है, पुनः बिक्री की जाती है। ऐसे ही बेटा इसके आप इन वस्तुओं को जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग वस्तु के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु जो कच्चा माल होता है उनके रूप में नहीं किया जाता। इन वस्तुओं में कैसा होता है, मूल्य वृद्धि। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनमें मूल्य वृद्धि नहीं होती। और मध्यवर्ती वस्तुओं में इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं एवं कच्चे माल के उत्पादन के रूप में किया जाता है। और अंतिम वस्तुएं जो होती हैं उनको कच्चे माल के उत्पादन के रूप में नहीं कर उपयोग मतलब इस रूप में नहीं किया जाता। और जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं इनको वस्तुओं को कच्चे माल के उत्पादन के रूप में मतलब उत्पादन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और अंतिम वस्तुओं को मूल्य में वृद्धि नहीं होती क्योंकि उनका अंतिम उपभोग अपन कर चुके हैं। इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है। जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उनमें लागत के अनुसार उनमें मूल्य वृद्धि होती है। इसके बाद है इन वस्तुओं में राष्ट्रीय आय का अनुमान सम्मिलित किया जाता है। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनमें राष्ट्रीय आय का अनुमान सम्मिलित किया जाता है। और मध्यवर्ती वस्तुओं में इन वस्तुओं में राष्ट्रीय आय के अनुमान से सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि ये इनकी मूल्य वृद्धि बढ़ती या घटती रहती है। इन मूल्यों मतलब आपके ये अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु में आपके ये भेद हो गए, अंतर हो गया। कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद है बच्चों स्टॉक या प्रभाव। स्टॉक तथा प्रभाव। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का अर्थ होता है, स्टॉक मतलब आपको बता दूं किसी भी वस्तु को अपन स्टॉक कहते हैं ना, ये इतना स्टॉक करके रखा। अर्थशास्त्र में स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली एक मात्रा है। तो कोई भी वस्तु का अगर आप निर्माण करोगे तो उसको स्टॉक के संबंध में एक समय सीमा पर ये आपके उस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कब करें। समय सीमा पर एक बिंदु होता है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली एक मात्रा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आपने 1 जनवरी 2020 में आपके पास 20 लाख रुपए की पूंजी हो सकती है। तो ये आपकी क्या हुई, पूंजी हो गई। लेकिन पूंजी घटती बढ़ती रहती तो उसकी स्टॉक मात्रा भी कैसी हो जाएगी, तो वो 18 फरवरी 2020 तक कितनी हो जाएगी, 45 लाख रुपए तक क्या हो जाएगी, उसका मूल्य स्टॉक है। क्योंकि इन विरोध बिंदुओं पर इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें विशेष बिंदुओं पर क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आप इसको स्टॉक इसलिए कहेंगे, मतलब जो अपन बैंक में जो जमा करते हैं, आपके पास अगर आप कोई व्यवसाय करोगे तो दिन प्रतिदिन पूंजी का स्टॉक तो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी में आपके पास 20 लाख रुपए तो वह पूंजी हो सकती है। दूसरे उसके बाद आपने इसे फरवरी में ही आपके पास कितनी हो गई,
इसके लिए उदाहरण होंगे, जैसे मान लीजिए स्टॉक के 2 उदाहरण हो गए, वो होगा संपत्ति, बल, श्रम, ये सब इसके उदाहरण है। कोई जैसे संपत्ति हो गया, बल हो गया, श्रम हो गया, बैंक में जमाए हो गए, पानी, जो छत की टंकी होती है उससे पानी, ये भी एक स्टॉक है। ये सब इसके स्टॉक के उदाहरण हैं। स्टॉक का अर्थ, स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है। स्टॉक समय से एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली क्या है, मात्रा है। उसके बाद है प्रवाह। प्रवाह समय की एक निश्चित, तो प्रवाह होता है समय, प्रवाह जो चलता है निरंतर, तो प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। प्रवाह होते हैं एक विशिष्ट अवधि में, अलग से अवधि होती है, उसे मापी जाने वाली क्या है, मात्रा है। जैसे आप प्रति माह 80,000 रुपए क्या करते हैं, कमाते हैं। मान लीजिए आप 80,000 कमाते हैं और शायद बैंक में 8% की ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से उससे प्राप्त होने वाला ब्याज, ये सभी कैसे होंगी, ये सभी मूल्य मात्राएं प्रवाह हैं। तब आपको इस 80,000 रुपए में आप कमाते हैं और आप बैंक में जमा करते हैं, तो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से आपको क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो ये प्रवाह के द्वारा, तो ये सभी मूल्य मात्राएं क्या होती है, प्रवाह है। इन्हें प्रतिवर्ष समय में, मतलब आप इसको, इन्हें आप प्रति इकाई में और समय के साथ इसको मापा जाता है। आप कुछ पैसा जमा करोगे तो आप प्रतिवर्ष देखोगे और प्रति माह इसमें आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इसको आप प्रति इकाई और समय में आप इसको क्या कर सकते हो, माप सकते हो। प्रवाह के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, ये सब क्या है, प्रवाह के उदाहरण हैं। तो प्रति इकाई समय अवधि से इसको क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं। और इसमें आप मान लीजिए आपको प्रवाह, उसके बाद स्टॉक और प्रवाह में अंतर। स्टॉक से आशय होता है समय, आप स्टॉक से मान लीजिए स्टॉक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, स्टॉक से आशय है समय के एक बिंदु पर चर के मूल्य में होता है। जो स्टॉक होता है वह समय के एक चर के मूल्य में होता है। स्टॉक का समय काल नहीं होता। स्टॉक, आपको ये वस्तु का स्टॉक करोगे तो समय देखकर थोड़ी करोगे, अलग अलग समय में, तो समय जो स्टॉक होता है उसका समय और काल नहीं होता। जैसे आप कभी भी आप श्रम कर सकते हो, पूंजी इकट्ठी कर सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हो, पूंजी इकट्ठी कर सकते हो, इनका कोई समय नहीं होता। तो स्टॉक से आशय है कि वह एक चर मूल्य में होता है। स्टॉक का कोई समय नहीं होता, कोई काल नहीं होता, कभी भी इसको आप क्या स्टॉक, किसी भी चीज का स्टॉक कर सकते हो। तो वो होता है संपत्ति, बल, श्रम, पूंजी, ये सब क्या है, स्टॉक कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रवाह से आशय एक अवधि में दौरान एक चर मूल्य से होता है। जो प्रवाह होते हैं वह एक अवधि के लिए, एक अवधि के अनुसार, मतलब एक अवधि के दौरान या अवधि के साथ ही दौरान एक चर मूल्य से होता है। प्रवाह का समय काल होता है। कोई भी चीज को अगर आप मान लीजिए, अभी मैंने आपको बताया, कोई भी चीज, आप एक उदाहरण दे रही हूँ आय का। मान लीजिए आपको बताया था मैंने चक्रवृद्धि ब्याज, वो प्रवाह एक काल, एक समय, अगर आप किसी आय के लिए, अगर आप कहीं बैंक में कोई मुद्रा या पैसा जमा करना चाहें तो वह एक निश्चित काल के लिए आप उसको जमा करोगे और उसी उस निश्चित समय के लिए उसमें आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो प्रवाह का समय काल कैसा होता है, समय काल नहीं। प्रवाह का समय काल होता है, उदाहरण के लिए आय, मुद्रा, पूंजी व्यय और पूंजी निर्माण, ये सब प्रवाह के क्या है, उदाहरण है। इसके बाद है प्रवाह। तो सकल निवेश
और मूल्यह्रास। निवेश को पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवेश अपन किसी भी चीज का निवेश करते हैं तो निवेश कार्य करेंगे पूंजी। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए, उत्पादन के लिए, व्यवसाय के लिए क्या का सबसे आवश्यक चीज क्या है? निवेश। तो निवेश को पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि निवेश पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। क्योंकि जब अपन कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, अपन उसमें पूंजी लगाएंगे तो उसमें अपन को ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। तो जब अपन किसी व्यवसाय में पूंजी को निवेश करेंगे तो उससे अपन को पूंजी प्राप्त होगी, उससे पूंजी के स्टॉक में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो निवेश एक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। यह भी कहा जा सकता है कि निवेश पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। कोई भी वस्तु के उत्पादन में अगर अपन निवेश करते हैं तो अपन को उससे पूंजी प्राप्त होती है। तो निवेश पूंजी के स्टॉक में क्या होती है? वृद्धि की एक प्रक्रिया है। कोई भी पूंजी के स्टॉक को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो निवेश एक क्या है? प्रक्रिया है। इसके भी दो घटक होते हैं। दो घटक है, एक स्थिर निवेश और दूसरा है माल सूची निवेश। वर्ष के दौरान में संपत्तियों को खरीदने के साथ साथ अपन सूची स्टॉक पर भी किया जाता है, उसे भी अपन क्या कहते हैं? निवेश कह सकते हैं। अर्थात सकल निवेश वर्तमान में घिसी पिटी संपत्तियों के स्थान पर नई संपत्ति को खरीदने की व्यय के लिए भी सम्मिलित किया जाता है। अपन अगर जो स्थिर निवेश किस पे करते हैं? अपन वस्तुओं पे, संपत्तियों पर, मशीनरियों पर, प्लॉट पर, इन सब पर क्या करते हैं? स्थिर निवेश करते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात टूट फूट होने पर इसे क्या करते हैं? अपन पुनः स्थापन मतलब या बदल लेते हैं, या आवश्यकता अनुसार इसको अपन खरीद लेते हैं या बदल लेते हैं। इसके बाद किंतु इसकी पूंजी विद्यमान स्टॉक में कोई शुद्ध वृद्धि नहीं होती। इसके लिए आप शुद्ध निवेश को करते हैं। सकल निवेश के लिए किसी पिटी व स्थिर वस्तुओं को पुनः स्थापन कर उसको, अगर आप मान लो कोई वस्तु खरीदते हो जो घिस पिट जाती है या कोई संपत्ति अपन ने खरीदी तो उसके खराब होने पर अपन क्या करते हैं? उसका क्या कर लेते हैं? वस्तुओं का स्थापन सकल निवेश का एक भाग होता है। तब जो स्थिर निवेश है, किसी वस्तु बदलने को तो सकल निवेश उसे कहते हैं। सकल निवेश, अगर आपको कोई वस्तु बदलनी है तो आप उसको बदल सकते हो। वर्ष के दौरान आप कोई भी माल सूची, वर्ष के दौरान स्थिर संपत्ति खरीदने के साथ साथ माल सूची और स्टॉक सूचियों पर खर्च सकल निवेश कहलाता है। तो आप कोई भी वस्तु खरीदोगे सबके साथ साथ माल सूची, स्टॉक पर किया गया खर्च सकल निवेश कहलाता है। इसके बाद आप आ जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में। आपने उपभोग वस्तु को पढ़ा और वस्तुओं के उपभोग मतलब जो उपभोग वस्तु है उसके प्रकार पढ़े। उसमें 3 प्रकार हैं: टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और अर्ध टिकाऊ वस्तु। उसका दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं जो पूंजी के माध्यम से खरीदी जाती हैं, जैसे मशीनरी, संपत्ति, ये सब हो गया। फिर उसके बाद है अंतिम वस्तुएं। तो उपभोग वस्तुओं कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो तीसरा है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं के भी दो भागों में उनको विभाजित किया गया है: अंतिम उपभोग वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। और चौथा है मध्यवर्ती वस्तुएं। आपने मध्यवर्ती वस्तुएं तक पढ़ा और अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर पढ़ा, स्टॉक और पूंजी। और इसके बाद बच्चों आपके लिए गृह कार्य है। इनके कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? तो आपको मैंने बताया था अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार करने के पश्चात कोई वस्तु अंतिम वस्तुएं बनाती है, अर्थात वस्तु के अंतिम उपयोगकर्ता मतलब जो वस्तु को जो उपयोग कर रहा है अंतिम उपयोग। तो इस
चैप्टर के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों, आपको करने हैं। कॉपी में आप इनको हल करेंगे और इनको याद करें। धन्यवाद बच्चों।